नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के। ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये क्या भला है? और क्या हमारी संसद संविधान की प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना से सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे शब्द हटा सकती है? हमारे पास कुछ स्रोत हैं, चलिए उनमें गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मकसद है ये जानना कि भाई संविधान को बदलने की जो संसद की शक्ति है, आर्टिकल 368 वाली पावर, क्या उसकी कोई सीमा है, कोई लिमिट्स हैं? जी हाँ, और अगर है, तो क्या है? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आखिर आया कहाँ से? इसका जन्म कैसे हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही अहम फैसलों से। सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास पूरी शक्ति है, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उनके समेत संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है। किसी भी हिस्से को? अच्छा। हाँ, आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द है, कोर्ट ने कहा वो आम कानूनों के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए नहीं। ठीक है। लेकिन फिर 1967 में आया गोलकनाथ केस, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड, आप कह सकते हैं, पूरी तरह बदल दिया। इस बार कोर्ट ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो ट्रांसेंडेंटल है, मतलब वो सर्वोच्च हैं, उन्हें संसद न छीन सकती है न कम कर सकती है। अरे! तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया पहले वाले फैसले से। बिल्कुल, कोर्ट ने ये भी कह दिया कि संविधान संशोधन भी आर्टिकल 13 के तहत लॉ ही माना जाएगा। तो मतलब पहले संसद सब कुछ बदल सकती थी, फिर फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकती थी? हाँ। ये तो एक तरह का टकराव हो गया ना? जी हाँ, संसद की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच सीधा टकराव। और इसी मुश्किल स्थिति का हल निकला 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में। हाँ, केशवानंदा भारती, ये नाम तो सुना है, बहुत लैंडमार्क केस माना जाता है। बिल्कुल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले फैसले को तो पलट दिया। कोर्ट ने माना कि हाँ, संसद आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स समेत संविधान को अमेंड तो कर सकती है। अच्छा, तो वापस पहले वाली बात पे आ गए। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था, और यही लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की नींव है। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसके मूल ढांचे, उसकी बुनियाद को नहीं बदल सकती। आर्टिकल 368 की पावर असीमित नहीं है। अच्छा, मतलब शक्ति तो है, पर एक सीमा के अंदर। सही कहा। और बाद में जैसे 1980 का मिनर्वा मिल्स केस आया, उसने इस सिद्धांत को और मजबूत किया। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायपालिका की समीक्षा करने की शक्ति, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संसद अपनी सीमित शक्ति को असीमित नहीं बना सकती। समझ गया। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या चीज? क्या इसकी कोई पक्की लिस्ट दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये चीजें हैं? देखिए, ऐसी कोई फिक्स लिस्ट तो नहीं है। कोर्ट ने जानबूझकर इसे खुला रखा है, क्योंकि संविधान तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो समय के साथ विकसित होता है। लेकिन हाँ, अलग अलग फैसलों से कुछ चीजें, कुछ प्रिंसिपल सामने आए हैं जिन्हें बेसिक फीचर्स माना गया है। अच्छा, जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रेमेसी, मतलब संविधान सबसे ऊपर है, भारत का सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन होना, फिर सेक्युलर कैरेक्टर यानी संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। सेक्युलर कैरेक्टर, ये महत्वपूर्ण है हमारे सवाल के लिए। और भी हैं, जैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत, मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारी संसदीय प्रणाली, और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का जो हार्मनी एंड बैलेंस है, वो भी। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरू किया था। सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल में जोड़े गए थे। तो क्या संसद इन्हें अब हटा सकती है? देखिए, केशवानंदा भारती केस में ही कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, वो संविधान का हिस्सा है। हाँ, ये भी कहा था। और उसे भी आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है, प्रियम्बल में जो संविधान के बेसिक फीचर्स झलकते हैं, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा। अब जैसा हमने अभी लिस्ट में देखा, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट ने बार बार बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। भारत का संविधान किसी एक धर्म को नहीं मानता, सभी धर्मों को समान नजर से देखता है, समान सुरक्षा देता है। ये इसका मूल चरित्र है। हाँ, ये तो है। तो प्रियम्बल से सेक्युलर शब्द को हटाना, इसे शायद संविधान के इसी मूल चरित्र पर, बेसिक स्ट्रक्चर पर एक चोट माना जाएगा। और ये संवैधानिक रूप से सही होगा या नहीं, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। समझ गया। और सोशलिस्ट शब्द का क्या? इसी तरह सोशलिस्ट शब्द को देखें। हालांकि भारत का समाजवाद सोवियत मॉडल वाला नहीं है। इसका मतलब है एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस हासिल करना। और वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत भी, जैसा हमने देखा, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भावना पहले से ही थी। तो मतलब सोशलिस्ट शब्द हटाना शायद उस वेलफेयर स्टेट वाले सिद्धांत को कमजोर करने जैसा दिखा जा सकता है। हाँ, ऐसी व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ दिलचस्प बात क्या है कि भले ही ये शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर प्रियम्बल में बाद में जोड़े गए, ये असल में उन सिद्धांतों को ही फॉर्मल रिकग्निशन देते हैं जिन्हें कोर्ट पहले से ही संविधान की मूल आत्मा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानता आया है। अच्छा, मतलब शब्द बाद में आए पर भावना पहले से थी। बिल्कुल। इसलिए इन शब्दों को हटाने का मतलब सिर्फ शब्दों को हटाना नहीं होगा, बल्कि उन बुनियादी सिद्धांतों पर सवाल उठाना होगा। और ये संवैधानिक तौर पर कितना टिक पाएगा, कहना मुश्किल है। तो कुल मिला के निचोड़ ये निकलता है कि संसद संविधान बदल तो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, आर्टिकल 368 शक्ति देता है, लेकिन इसकी आत्मा, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे नहीं बदल सकती। और इस बेसिक स्ट्रक्चर में सेक्युलरिज्म और एक वेलफेयर स्टेट का विचार, जिससे सोशलिज्म जुड़ा है, वो मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए हैं। जी हाँ, और ये हमें एक सोचने वाली बात पर भी लाता है कि जैसे जैसे हमारा समाज बदलेगा, कानून विकसित होगा, तो भविष्य में और कौन से नए सिद्धांत या पहलू हो सकते हैं जिन्हें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाए। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि ये डॉक्ट्रिन आगे कैसे विकसित हो।